कानपुर नाम के गांव में अनिल नाम का एक धनवान अपनी पत्नी करिश्मा और बेटी माया के साथ रहते थे। करिश्मा और उसकी बेटी माया को अपने धनवान होने का बहुत ही घमंड था। उसके घर में कामिनी नाम की औरत काम किया करती थी। जब भी छुट्टी होती, रमा अपनी माँ के साथ माया के घर काम करने के लिए आती थी। माया और रमा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब बारिश का मौसम खत्म होकर ठंड पड़ने लगी थी, तो एक दिन अनिल अपनी बेटी के लिए नए नए अलग अलग प्रकार के स्वेटर लेकर आता है और अपनी बेटी माया से, बेटी, तुमने जो स्वेटर सिलेक्ट करके रखे थे वो सब मैं लेकर आया हूँ। अब ठंड भी पड़ने लगी है, मेरी लाडली को स्कूल जाने के लिए अलग अलग स्वेटर भी तो चाहिए ना। तभी करिश्मा कमरे में आती है और अनिल, अरे सुनो करिश्मा, मैं माया के लिए नए स्वेटर लेकर आया हूँ, तो इसके जो पुराने स्वेटर है वो रमा को दे देना। कम से कम बेचारी ठंड में तो पहनेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? इतने अच्छे और महंगे स्वेटर रमा को दे दूं? अरे कोई जरूरत नहीं, अपनी माया ही पहनेगी। पागलों जैसी बातें मत करो। रमा माया की ही उम्र की है और मैं माया के लिए नए स्वेटर लाया हूँ ना। पुराने स्वेटर ऐसे ही रख दोगी तो वो छोटे हो जाएंगे, किसी के काम भी नहीं आएंगे। जिस बात की हमें जरूरत ना हो वो किसी को देने में हर्ज क्या है? ये बात मैं तुम्हें समझाते समझाते थक गया हूँ। अब जाओ चुपचाप जाकर माया के पुराने स्वेटर कामिनी को दे दो। अभी ठंड पड़ रही है, वो स्वेटर रमा के काम आएंगे। करिश्मा ने माया के स्वेटर लाकर कामिनी को दे दिए। कामिनी उसे अपने घर लेकर चली जाती है और घर जाते ही रमा के हाथ में स्वेटर दे देती है। रमा उसको देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। अगले ही दिन रमा स्वेटर को पहनकर स्कूल में चली जाती है। जैसे ही रमा क्लासरूम में जाती है तो सभी बच्चे उसे देखकर हंसने लगते हैं। रमा को बड़ा अजीब लगता है। वो सबसे, आप सब मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रहे हो? मैंने कुछ अलग पहना है क्या? माया सबको चुप कराने का नाटक करते हुए, अरे अरे चुप करो सब लोग, रमा ने कुछ अलग तो नहीं पहना है। अरे ये तो मेरा पुराना स्वेटर है, पुराना। अगर आपके पास भी पुराने ठंड के कुछ कपड़े हो तो रमा को दे देना, रमा उसे खुशी खुशी पहन लेगी। माया के ऐसे कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे। इस बात से रमा को बहुत दुख होता है। वो माया से, माया ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैंने तुमसे या तुम्हारे बाबा से तो स्वेटर नहीं मांगे थे ना। ये तो तुम्हारी माँ ने ही मेरी माँ को दिया, और अगर मैं इसे पहनती हूँ तो कौन सी गलत बात है माया? जेब में पैसे तो नहीं है बेचारी के, और चली मुझे बातें सुनाने, हमारे कपड़ों पर पलने वाली। मेरी माँ ने दिया तो क्या तुम पहन ही लोगी? तुम्हें कुछ शर्म नाम की चीज है या नहीं? मेरे कपड़े मेरे अलावा कोई पहने ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम्हें इतना ही स्वाभिमान है तो मेरा स्वेटर मुझे वापस कर दो। माया की सारी बातें सुनकर रमा बहुत दुखी हुई। उसी वक्त रमा ने माया को स्वेटर निकालकर उसके हाथ में रख दिया। माया ने सभी बच्चों के सामने उस स्वेटर को कैंची से काट दिया। ये सब देखकर रमा को बहुत बुरा लगा। वो घर चली जाती है। घर जाकर रमा सारी बातें अपनी माँ को बताती है। अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। एक दिन ठंड के कारण रमा कांपने लगी। ये देखकर कामिनी को दुख हुआ। वो अपने पति से, अजी देखो तो अपनी रमा ठंड से कैसे कांप रही है। अब कल ही बाजार में जाकर उसे नया स्वेटर लाइए। कामिनी, स्वेटर लाने के लिए कम से कम 500 रुपए चाहिए। हमारे पास अब कुछ भी पैसे नहीं बचे। महीने की आखिरी तारीख चल रही है। हम अपना घर ही जैसे तैसे चला रहे हैं। हमारी इतनी भी हैसियत नहीं कि हम एक नया स्वेटर ला सके। ये भगवान न जाने हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। रमा बेटी, कुछ दिन ठहर जाओ। मैं पैसे आते ही सबसे पहले तुम्हारे लिए एक नया स्वेटर खरीद लाऊंगा। तब तक तुम इस चादर से काम चला लो। नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, मैं चादर ही लपेट लूंगी। दूसरे दिन सुबह कामिनी के साथ रमा माया के घर चली जाती है और वहाँ पर अपनी माँ की मदद कर रही थी। रमा ठंड के कारण बहुत कांप रही थी। उन्हें देख माया को बहुत हंसी आ रही थी। देखो तो माँ, ठंड से कैसे कांप रही है। अब आएगा असली मजा, इन्हें अब समझ आएगी इनकी औकात। हंसते हुए करिश्मा और माया वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद अनिल काम से घर लौटता है। घर आने के बाद अनिल की नजर रमा पर पड़ी और अनिल रमा से, रमा बिटिया, तुम्हें तो करिश्मा ने स्वेटर दिया था ना, तुमने वो क्यों नहीं पहना? कितनी ठंड है देखो, तुम्हें वो पहनना चाहिए बिटिया, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। अनिल की बात सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तभी अनिल रमा से पूछता है, अरे रमा बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ है? माया ने जो रमा के साथ किया वो सारी बातें रमा अनिल को बता देती है।
अब अनिल को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन ये कभी नहीं सुधर सकते। एक दिन अनिल, करिश्मा और माया अपने ड्राइवर के साथ जंगल में चले जाते हैं और अनिल ड्राइवर से, ड्राइवर, तुम हमें यहाँ छोड़कर चले जाओ। जब मैं फोन करूँगा तुम तभी आना। ड्राइवर कार लेकर वहाँ से चला जाता है। वो तीनों जंगल में पिकनिक मना रहे थे। पिकनिक मनाते मनाते शाम हो जाती है। वो तीनों ठंड से कांपने लगे थे। अनिल ड्राइवर को फोन लगा रहा था। अरे यार, मोबाइल को तो सिग्नल ही नहीं मिल पा रहा। अगर ड्राइवर को फोन नहीं लगा तो पूरी रात हमें यही बितानी पड़ेगी। क्या इस बुरी ठंड में रहना मुझसे नहीं होगा डैडी। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती, उसमें ये मच्छर। तभी करिश्मा, ये ठंड, मच्छर, ये ड्राइवर को समझ नहीं आता क्या कि शाम हो रही है। अगर सांप ने फोन नहीं किया तो आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जाकर कहीं सोया पड़ा होगा। अब अनिल कुछ वहाँ की लकड़ियाँ जमा कर लेता है और अपने पास के लाइटर से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ियाँ ठंड के कारण जल ही नहीं पा रही थी। तो वो तीनों वही जमीन पर सो गए। ठंड के कारण कांप रहे थे, साथ ही मच्छर भी काट रहे थे। रात भर उनकी नींद ही नहीं हो पाई। दूसरे दिन सुबह जब ड्राइवर कार लेकर वहां आ जाता है, तभी करिश्मा, आइए साहब, कहाँ मर गए थे कल रात? तुम्हें ऐसे नहीं लगा कि हमें लाने के लिए आ जाना चाहिए? फोन नहीं आ रहा तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी, तो जाकर देखना चाहिए। उसे कुछ भी मत कहना। मैंने ही उसे सुबह आने के लिए कहा था। तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। अब समझ में आया तुम्हें ठंड में ठिठुरना क्या होता है? और माया, तूने जो रमा के साथ किया, क्या वो सही था? दूसरों के लाचारी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता। तुम लोगों को मैंने कभी पैसों की कमी होने ही नहीं दी, इसलिए तुम कुछ नहीं जानते। क्या तुम्हें पता है गरीब लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कभी सोचा है उनके बारे में? अपने हालात अच्छे हैं इसलिए अमीरी का घमंड करना छोड़ दो और सबसे अच्छा बर्ताव करना सीखो। अब अनिल की बातें सुनकर दोनों में काफी बदलाव आया। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। घर जाकर करिश्मा और माया ने कामिनी और रमा से माफी मांगी। तब से वो कामिनी और रमा के साथ अच्छे बर्ताव करने लगे, उनसे एक इंसान की तरह पेश आने लगे। माया ने रमा को अपना दूसरा वाला स्वेटर दे दिया और अब दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारी अमीरी पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमसे कम पैसे कमाने वालों की कदर करनी चाहिए और तो और उनकी मदद भी करनी चाहिए। महादेवपुर नाम के गांव में करुणा और बालू नाम के भाई बहन रहा करते थे। उनके माँ के गुजर जाने के बाद उनके पापा माधव ने अपने छोटे बच्चों के लिए मालती से दूसरी शादी कर ली। उनकी सौतेली माँ मालती माधव के सामने अच्छे होने का दिखावा करती थी और जैसे ही माधव किसी काम से घर के बाहर जाता, मालती बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती, उनसे सारे काम करवाती। मालती को एक बेटा था। 2-3 साल बीत जाते हैं। अब माधव की तबीयत बिगड़ने लगी और थोड़े ही दिनों के बाद माधव भी इस दुनिया से चल बसा। उस रात करुणा और बालू बहुत रोए। रोते रोते बालू अपनी बड़ी बहन से, अब हमारा क्या होगा? हमने ऐसा क्या किया था कि भगवान ने हमारे माँ और पिताजी को हमसे दूर लेकर चले गए? पता नहीं भाई, पर अब हमें हमारी मालती आई जो भी काम बोले वो हमें करना होगा, नहीं तो वो हमें घर से निकाल देगी। दीदी, क्या सच में माँ हमें घर से निकाल देगी? अब मालती करुणा और बालू को बहुत तकलीफ देने लगी। एक दिन शहर से रामू माधव के देहांत की बात सुनकर बच्चों से मिलने के लिए आता है। रामू बहुत ही शातिर और लालची किस्म का इंसान था। रामू माधव के घर आकर, मालती भाभी, ओ मालती भाभी। तभी अंदर से आवाज आती है, कौन है भाई? क्यों नींद खराब कर रहे हो? नमस्ते भाभी, मैं रामू हूँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं माधव का दोस्त हूँ, शहर में रहता हूँ। अरे हाँ, पहचाना रामू भैया। आइए, अंदर आइए ना। अरे ओ कलमोही, कहाँ मर गई रे? देख जरा, रामू भाई साहब आए हैं, जरा पानी तो लेकर आना। क्या हुआ भाभी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊँ भाई साहब, इनके गुजर जाने के बाद घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। उसमें ये दोनों बच्चे। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इनके कारण मुझे मेरे बेटे को भी भूखा रखना पड़ रहा है। मालती की सारी बातें सुन रामू के मन में अब लालच आ गया। वो मालती से,
भाभी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ, कहिए ना भाई साहब। भाभी जी, आप इन दोनों को मुझे दे दीजिए। मैं आपको इन दोनों बच्चों के 50,000 रुपए दूंगा। रामू की बातों में आकर मालती दोनों बच्चों को बेच देती है। अब रामू दोनों को लेकर शहर में जाता है। वहाँ पर वो अपने मालिक को सारी बात बताता है। रामू करुणा और बालू को अपने मालिक को बेच देता है, जिसके यहाँ करुणा और बालू जैसे बहुत सारे बच्चे थे। रामू ने उन दोनों को 1 लाख रुपए में अपने मालिक को बेच दिया, जहाँ पर सभी अनाथ बच्चों से बहुत काम करवाया जाता था। पूरा खाना भी नहीं मिलता था उन्हें। एक दिन करुणा अपने भाई से, भाई, हम दोनों को यहाँ से किसी भी हालत में भागना होगा, नहीं तो ये लोग हमें मारकर हमसे कठिन से कठिन काम करवाते रहेंगे। उस पर बालू ने कहा, हाँ दीदी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन क्या ये लोग हमें अकेला छोड़ेंगे? देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उन दोनों ने अब मन में ठान लिया था कि अब जो कुछ भी हो यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। एक दिन उनके मालिक श्यामलाल गहरी नींद में थे। बालू ने काम करते करते चुपके से देख लिया कि मालिक सो चुके हैं। अब वो दोनों वहां से भागने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही दोनों जाने लगे तो मालिक की नींद एकदम से खुल गई। उसने दोनों बच्चों को भागते हुए देख लिया और उनका पीछा करने लगा। वो दोनों बच्चे किसी तरह मालिक के हाथ में ना आने की कोशिश करते रहे, लेकिन बालू बहुत छोटा था तो वो मालिक के हाथ में लग गया और करुणा वहां से भाग निकली। मालिक ने बालू को हाथ पकड़कर बहुत पीटा, उसे अपने साथ लेकर गया। बालू जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। मुझे छोड़ दो, मुझे अपने दीदी के पास जाना है। बड़ी होशियारी की तुमने यहाँ से भागने की, लेकिन आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। ऐसा कहकर मालिक ने बालू को जोर जोर से मारना शुरू किया। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे मेरे दीदी के पास जाना है। बालू की आवाज सुनकर करुणा तुरंत अपने भाई के पास लौट आती है। करुणा को आते देख मालिक ने कहा, आइए महारानी जी, आपकी ही कमी थी। मुझसे बचकर जाना इतना आसान नहीं है। अब देखो क्या हश्र करता हूँ मैं तुम्हारा। हम पर दया कीजिए मालिक, हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। आपका भला होगा मालिक, हम इतना मुश्किल काम नहीं कर सकते। हम किसी को भी आपके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। मालिक ने उनकी एक नहीं सुनी, उन दोनों को एक रूम में बंद कर दिया। उस रूम को ताला लगा दिया और मन ही मन सोचने लगा, मुझे इन दोनों बच्चों को यहाँ बंद करके ही रखना पड़ेगा, वरना मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। और इनकी हिम्मत देख बाकी के बच्चे भी ऐसा ना करे। अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को मेरे बीवी के पास गांव छोड़ आता हूँ, ताकि यहाँ से कोई भागने की हिम्मत ना करे। दूसरे दिन श्यामलाल उठकर बच्चों को देखने के लिए जाता है तो दोनों बच्चे एक जगह रोते हुए बैठे थे। उनको देखकर श्यामलाल बड़े प्यार से उन्हें अपने पास बुलाता है और उनसे, आओ मेरे बच्चों। अच्छा ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ तुम्हें एक प्यार करने वाली माँ मिल जाएगी और तुम दोनों वहाँ खुश रहोगे, जहाँ ना कोई तुम्हें डांटेगा ना मारेगा और मुश्किल काम भी नहीं करवाएगा। मालिक की ये बात सुनकर करुणा और बालू बड़े खुश हो जाते हैं और मालिक के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे ही दिन सुबह जल्दी उठकर करुणा और बालू तैयार होकर मालिक की राह देख रहे थे। मालिक के आने के बाद दोनों बच्चों मालिक के साथ उनके छोटे से गांव में जाते हैं। वहां पर मालिक की पत्नी रंजना से मिलते हैं। श्यामलाल धीरे से रंजना को सारी बीती बातें बताता है और रंजना से, रंजना, मैं बच्चों को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, तुम इनका अच्छे से ख्याल रखना। इनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे अगर कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे भी घर में मैं अकेली ही तो होती हूँ। रंजना के हाँ कहते ही श्यामलाल वहां से चला जाता है। अब रंजना अच्छे होने का नाटक करने लगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। करुणा और बालू मजे से रहने लगे थे। धीरे धीरे रंजना ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। वो बच्चों से घर के सारे काम करवाने लगी।
साथ ही उन्हें 2-2 दिन तक खाना भी नहीं देती थी। एक दिन बालू करुणा से, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, उनको खाना देने बोलो ना मुझे। अपने छोटे भाई को भूख से तड़पता देख करुणा को बहुत दुख हुआ। करुणा रंजना से, मालकिन, मेरे भाई बालू को बहुत भूख लग रही है, प्लीज इसे कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। करुणा की बातें सुनकर रंजना को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से, काम धाम तो कुछ करते नहीं और खाना मांगने के लिए आ जाते हैं। चलो चलो यहाँ से, जब मन पड़ेगा तब दे दूंगी। माँ जी, ऐसा मत कीजिए माँ जी, उसे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा ही खाना दे दीजिए। मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रही, थोड़ा सा ही दे दीजिए। करुणा बार बार खाना मांगती रही। रंजना को इस बात से बहुत गुस्सा आया और उसने करुणा को जोर से धक्का मारा। करुणा नीचे गिर गई, वो बेहोश हो गई। करुणा को इस हालत में देखकर रंजना बहुत घबरा गई। अरे करुणा, उठ जा जल्दी से, उठ, ज्यादा ढोंग मत कर, जल्दी से उठ जा, बहुत हुआ तेरा नाटक। रंजना करुणा को जोर जोर से हिलाकर उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी कुछ गिरने की आवाज सुनकर बालू वहां आ जाता है। बालू अपनी दीदी को इस हालत में देखकर, दीदी उठ जाओ ना दीदी, क्या हुआ आपको दीदी? बालू जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये देख रंजना को लगता है कि करुणा मर चुकी है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अब उसने बालू को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बालू जोर जोर से चिल्लाता देख रंजना ने उसके मुंह पर पट्टी लगा दी, हाथ और पैर को बांध दिए। कुछ समय सोच विचार करने के बाद वो दोनों बच्चों को अपने ड्राइवर की सहायता से घर के बाजू वाले पहाड़ पर बच्चों को खाई में ढकल देने के सोच से जाती है। उसी समय रंजना की पड़ोसी रमा कपड़े सुखाने के लिए बाहर आई थी, तो उसने करुणा को बेहोशी की हालत में देख लिया था और बच्चे के मुंह पर लगी पट्टी देख उसने तुरंत ही अपने पति को फोन लगाया, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। हेलो, मैं रमा बात कर रही हूँ। अजी, वो हमारे बाजू वाले रंजना जी है ना, उनके घर में जो बच्चे हैं उन्हें बेहोशी की हालत में पहाड़ी के ऊपर लेकर जाते हुए मैंने देखा है। आप जल्दी से आ जाइए। जल्दी से पुलिस पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाती है और देखती है कि बालू के मुंह पर पट्टी लगी है और करुणा भी बेहोशी की हालत में पड़ी है। ये देख पुलिस तुरंत ही रंजना और उसके ड्राइवर को पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। भला हो किस्मत का कि उस समय करुणा को होश आ जाता है। पुलिस दोनों बच्चों को अस्पताल लेकर जाती है और पुलिस रंजना से पूछताछ करना शुरू कर देती है। रंजना सारी बीती बातें पुलिस को बता देती है। पुलिस बच्चों से भी बातचीत करती है। तभी करुणा, हमारी सौतेली माँ ने हमें रामू काका को पैसों के लिए बेच दिया था और रामू काका ने हमें श्यामलाल को बेच दिया और इन सब ने हमें बहुत सताया और मारकर हमसे जबरदस्ती काम करवाया। पुलिस अंकल, वहाँ सिर्फ हम नहीं थे, वहाँ और भी कई अनाथ बच्चे हैं जिन्हें खरीद कर लाया गया है। दोनों बच्चों ने पुलिस को रोते रोते सारी बातें बता दी। फिर पुलिस ने तुरंत ही मालिक श्यामलाल, उसकी पत्नी रंजना और सौतेली माँ मालती रामू को जेल में डाल दिया। सभी बच्चों को अच्छे अनाथालय में डाल दिया गया। उनका सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया गया। उन्हें जरूरी चीजें देकर एक जगह बसा दिया गया। इस तरह अब सभी खुशी खुशी पढ़ने लिखने लगे, सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। बुराई का अंत बुरा ही होता है।